नमस्कार दोस्तों, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। महंगाई भत्ता को लेकर फाइनल डिसीजन आ चुका है और इसी के साथ पेंशन में भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जो कि हर किसी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। महंगाई भत्ता और पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है, जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। इससे पहले बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, जो कि हर किसी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। खत्म होगा वेटिंग लिस्ट का चक्कर, रेलवे यात्रियों को देना होगा कन्फर्म टिकट। तैयार किया गया ये प्लान। रेलवे की प्लानिंग के मुताबिक दिल्ली से मुंबई और दिल्ली से हावड़ा रूट पर सबसे पहले यात्री ट्रेनों से वेटिंग लिस्ट खत्म किए जाने का प्लान है। इन रूटों पर यात्रियों को किसी भी समय कंफर्म टिकट मिल सकेगा। अगले 3 सालों में इन रूटों पर कंफर्म टिकट मिलना शुरू हो जाएगा। रेलवे 2021 दिसंबर तक डीएफसी कॉरिडोर को पूरी तरह से बना कर तैयार करने के लिए तेज़ी से काम कर रहा है। इस कॉरिडोर के बनने के बाद सभी मालगाड़ियों इसी कॉरिडोर पर चलेंगी। इससे रेलवे के सामान्य नेटवर्क पर और ज़्यादा यात्री ट्रेनों को चलाया जा सकेगा। उम्मीद की जा रही है कि डीएफसी के बन जाने के बाद रेलवे की ट्रांसपोर्टेशन क्षमता 3 से 4 गुना तक बढ़ जाएगी। ऐसे में यात्रियों को ज़्यादा ट्रेनें चलाकर कन्फर्म सीट दे दी जाएगी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के मुताबिक आने वाले समय में रेलवे यात्रियों की मांग के आधार पर ट्रेनें चलाने की स्थिति में होगा। रेलवे बड़े पैमाने पर प्राइवेट ट्रेनें चलाने की तैयारी भी कर रहा है। ये ट्रेनें यात्रियों की मांग के आधार पर चलाई जाएंगी। इस ट्रेनों के चलते भी रेल यात्रियों को आसानी से कंफर्म टिकट मिल सकेगा। भारतीय रेलवे ने कोविड महामारी के चलते ट्रेनों को बंद किए जाने का फ़ायदा उठाते हुए देश में बड़े पैमाने पर अपने रेल नेटवर्क को बेहतर बनाने का काम किया है। रेलवे ने मार्च 2025 तक देश के 7 सबसे व्यस्त रहने वाले रूटों को सेमी हाई स्पीड रूट में बदलने का टारगेट तय किया है। वहीं रेलवे इस दिशा में तेज़ी से काम कर रहा है कि रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों की मांग के मुताबिक कन्फर्म सीट दी जा सके। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक रेलवे स्वर्णिम चतुर्भुज और उससे जुड़ी रेल लाइनों और दिल्ली से गुवाहाटी समेत 11.295 किलोमीटर की हाई स्पीड लाइनों को मार्च 2025 तक इस तरह डेवलप किया जाएगा कि इन लाइनों पर ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलाई जा सकें। इन रेल लाइनों पर रेलवे का 60% से अधिक ट्रैफिक चलता है। साथ ही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। लड़कियों के लिए खुशखबरी है, सरकार दे रही है 25-25 हज़ार रुपये। ऐसे करें आवेदन। साल 2013 में कन्या श्री प्रकल्प योजना की शुरुआत हुई थी। यह पश्चिम बंगाल की बेटियों के लिए राज्य सरकार की आत्म महत्वाकांक्षी योजना है। 2017 में कन्या श्री प्रकल्प योजना को संयुक्त राष्ट्र संघ ने सम्मानित किया था। इस योजना के तहत सरकार की तरफ से स्कूली छात्राओं को 25 हज़ार रुपये तक की स्कॉलरशिप दी जाती है। साल 2013 में कन्या श्री प्रकल्प योजना की शुरुआत हुई थी। ये पश्चिम बंगाल की बेटियों के लिए राज्य सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना है। बता दें कि 2017 में कन्या श्री प्रकल्प योजना को संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस ने सम्मानित किया था। इस योजना के तहत सरकार की तरफ से स्कूली छात्राओं को 25 हज़ार रुपये तक की स्कॉलरशिप दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य बेटियों की शिक्षा का स्तर सुधारने, कन्या भ्रूण हत्या रोकने, बेटियों के जन्म को बढ़ावा देने और महिला सशक्तिकरण करना है। इसके अलावा 18 साल के पहले बेटियों का विवाह ना हो पाए, ये भी योजना का मकसद है। साल 2013 में कन्या श्री प्रकल्प योजना शुरुआत की गई थी। इस योजना में 2017 तक 7,588.90 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसमें 7,237 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं। बता दें कि इस योजना में 57 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन किया है, जिसमें 56 लाख से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिला है। बता दें कि इस योजना का लाभ केवल बालिकाओं को मिलता है। इस योजना के तहत सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार को लाभ मिलता है। इस योजना में 13 से 18 साल की लड़कियों को सालाना स्कॉलरशिप के तौर पर 1,000 रुपये के साथ 25 हज़ार रुपये एक मुश्त दिए जाते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट, स्कूल के सभी प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक की डिटेल देनी होगी। इस योजना में आवेदन करने के लिए स्कूल से ही फॉर्म लेना होगा। इस फॉर्म में पूरी जानकारी भरने के बाद आपको इसे हेड मास्टर ऑफिस में जमा करना होगा। इसके बाद इस फॉर्म को कन्या श्री प्रकल्प योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। साथ ही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। सोने चांदी के भाव में गिरावट देखी गई है।
21 जुलाई को गोल्ड और सिल्वर दोनों के रेट में इजाफा हुआ। मंगलवार को वायदा बाजार में सोने की कीमत 0.16% यानी 78 रुपये बढ़कर 49,105 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। वहीं चांदी 2.06% यानी 113 रुपये बढ़कर 55,118 रुपये प्रति किलो पर आ गई है। कोरोना वायरस संक्रमण बढ़ने से आर्थिक स्थितियां और खराब हो रही हैं, लिहाजा निवेशक सुरक्षित निवेश के लिए गोल्ड में पैसा लगा रहे हैं। सोना चांदी के बढ़ते दाम इसकी पुष्टि कर रहे हैं। मंगलवार को अहमदाबाद के सर्राफा बाजार में गोल्ड हाजिर की कीमत 49,118 रुपये प्रति 10 ग्राम, वहीं गोल्ड फ्यूचर 49,120 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिका। HDFC सिक्योरिटीज़ के मुताबिक सोमवार को दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 21 रुपये गिरकर 49,916 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। वहीं चांदी 51 रुपये गिरकर प्रति किलो 53,948 रुपये पर पहुंच गई है। मंगलवार को ग्लोबल मार्केट में गोल्ड $1818 प्रति औंस के ऊपर रहा। सितंबर 2011 के बाद 1820 के स्तर पर पहुंचने के बाद ये दूसरा सर्वोच्च स्तर है। कोरोना वायरस संक्रमण और चीन अमेरिका ट्रेड वॉर की वजह से गोल्ड और महंगा हो सकता है। डॉलर इंडेक्स में अपनी प्रतिद्वंदियों के मुकाबले में 0.2% की बढ़त दर्ज की गई है, लिहाजा दूसरी करेंसी धारकों के लिए गोल्ड और महंगा हो गया है। वैसे अभी निवेशकों का गोल्ड में विश्वास बरकरार है। गोल्ड में निवेशकों के रुझान की वजह से दुनिया की सबसे बड़ा गोल्ड आधारित ETF SPDR गोल्ड ट्रस्ट की होल्डिंग 0.4% बढ़कर 1,211.86 टन तक पहुंच गई है। अब निवेशकों की नज़र चीन के GDP आंकड़ों, रिटेल सेल्स, औद्योगिक उत्पादन और एक्सपोर्ट के आंकड़ों पर लगी है। गोल्ड में खरीदारी इन आंकड़ों पर काफ़ी कुछ निर्भर करेगी। दुनिया भर में गोल्ड और सिल्वर के दाम में बढ़ोतरी के ट्रेंड दिख रहे हैं। आर्थिक गतिविधियों में गिरावट के दौर में कीमती धातुओं के दाम में भी अभी और बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। साथ ही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। महंगाई में तेल कंपनियों ने जनता को दी राहत, जाने पेट्रोल डीजल के ताज़ा दाम। देश की जनता पर हर तरफ से महंगाई की मार पड़ रही है। सिर्फ सोना चांदी ही नहीं, अब सब्जियों के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। वहीं मंगलवार को सरकारी तेल कंपनी ने वाहन चालकों को बड़ी राहत पहुंचाई है। वैसे तो अब डीजल के दाम पेट्रोल से ज़्यादा हो चुके हैं, जिसमें जनता परेशान है, पर आज तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर ही रखी हैं। तो चलिए जानते हैं कि आपके शहर में पेट्रोल डीजल के क्या दाम हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने आम जनता को बड़ी राहत पहुंचाते हुए कीमतों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया है। इस वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम वही हैं। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80.43 रुपये प्रति लीटर है और वहीं डीजल के दाम 81.64 रुपये प्रति लीटर हैं। वेबसाइट की माने तो महानगर कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 82.10, 87.19 और 83.63 रुपये प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमतें 76.70, 79.83 और 78.60 रुपये प्रति लीटर हैं। वैसे तो तेल कंपनियां हर दिन सुबह 6 बजे ही नई कीमतें जारी कर देती हैं और सभी शहरों में 6 बजे से नई दरें लागू हो जाती हैं, मगर आप घर बैठे भी SMS के जरिए तेल की कीमतों के बारे में पता कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार RSP और अपने शहर का कोड लिखकर 9224992224 नंबर पर भेजना होता है। साथ ही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। 6 बैंकों के निजीकरण की तैयारी में है सरकार। सिर्फ 5 सरकारी बैंक रहेंगे। बड़ी हिस्सेदारी बेचने पर होगा सरकार का जोर। सरकार का जोर अब बैंकों के विलय पर नहीं बल्कि उनके निजीकरण पर रहेगा। विनिवेश के अगले चरण में 6 सरकारी बैंकों में बड़ी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी है। इस तरह देश में सार्वजनिक क्षेत्र के सिर्फ 5 बैंक ही बचेंगे। सरकार और बैंकिंग सूत्रों ने बताया है कि बड़े सुधार के तहत PSU बैंकों की संख्या आधी से कम किए जाने की योजना है। अभी देश में 12 सरकारी बैंक हैं और इस संख्या को 4 से 5 तक सीमित करने की मंशा सरकार बना रही है। बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी बेचने के लिए नए निजीकरण प्रस्ताव पर काम चल रहा है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। कोरोना महामारी से अर्थव्यवस्था पर काफ़ी दबाव है और सरकार के पास फंड की कमी हो गई है। ऐसे में नॉन कोर कंपनियों और क्षेत्रों का निजीकरण कर बड़ी पूंजी जुटाई जा सकती है। कई सरकारी समिति और रिजर्व बैंक ने भी सिफारिश की थी कि 5 से ज़्यादा सार्वजनिक बैंक नहीं होने चाहिए। एक अधिकारी ने बताया है कि पहले चरण में बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब एंड सिंध बैंक का निजीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सरकार ने पहले ही बता दिया है कि अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय नहीं किया जाएगा, लिहाजा सिर्फ
उनके निजीकरण का ही विकल्प बचता है। पिछले साल ही 10 सरकारी बैंकों का विलय कर 4 बड़े बैंक बनाए गए हैं। अगली तैयारी जिन बैंकों का विलय नहीं हुआ है उनके निजीकरण की है। लॉकडाउन और कोरोना संकट के बीच जहां केंद्रीय कर्मचारियों को एक के बाद एक झटका लगा है, तो वहीं लंबे इंतजार के बाद अब उनके लिए बड़ी खुशखबरी आई है। 7th पे कमीशन की सिफारिशों के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की नाइट ड्यूटी के नियम में बड़ा बदलाव किया गया है। कर्मचारियों की सैलरी में सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अब सरकार ने नाइट ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को अलग से नाइट ड्यूटी अलाउंस देने का बड़ा फैसला किया है। मोदी सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मानते हुए केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने नाइट ड्यूटी अलाउंस को लेकर बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने कहा है कि अब नाइट ड्यूटी करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को नाइट ड्यूटी अलाउंस दिया जाएगा। सरकार ने कहा है कि ये अलाउंस अलग से दिया जाएगा, ना कि ग्रेड पे के आधार पर। केंद्र सरकार की ओर से डिपार्टमेंटल ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के निर्देश जारी कर दिए हैं। नए नियम 1 जुलाई से लागू किए जाएंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब तक विशेष ग्रेड पे के आधार पर नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता था, लेकिन सरकार ने इसे बदल दिया है। अब सरकार के इस फैसले से नाइट ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों की सैलरी बढ़कर आएगी। सरकार की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक जुलाई की सैलरी में नाइट ड्यूटी जुड़कर आएगी। आपको बता दें कि सरकार ने ये भी निर्देश दिया है कि नाइट ड्यूटी के दौरान हर घंटे के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। वहीं रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक की ड्यूटी को नाइट ड्यूटी माना जाएगा। सरकार ने इस अलाउंस के लिए मूल वेतन की सीलिंग 43,600 रुपये प्रति महीने के आधार पर तय की गई है। अगर नाइट ड्यूटी अलाउंस की गणना करें तो इस अलाउंस का भुगतान घंटे के आधार पर होगा। ये भत्ता बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते के कुल योग के 200वें भाग के बराबर होगा, यानी बेसिक सैलरी प्लस महंगाई भत्ता के कुल योग को 200 से विभाजित करने के बराबर होगा। सरकार ने कहा है कि सभी मंत्रालयों और विभागों के कर्मचारियों को इसी फार्मूले के आधार पर नाइट अलाउंस दिया जाएगा। नए निर्देश के मुताबिक नाइट ड्यूटी करने के लिए संबंधित विभाग के सुपरवाइजर की तरफ से सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। इस निर्देश के बाद ही कोई कर्मचारी नाइट ड्यूटी कर सकेगा। साथ ही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। पंजाब के कर्मचारियों का क्या कम होगा वेतन, राज्य सरकार ने जारी किए हैं नए फरमान। पंजाब सरकार के नए फैसले के अंतर्गत नई नियुक्तियों के समय पंजाब के कर्मचारियों को वेतन स्केल अब केंद्रीय तर्ज पर मिलेगा। हालांकि इस फैसले से पंजाब में अब नई नियुक्तियां 7वें वेतन आयोग के तहत होंगी, लेकिन इसके बाद भी नए भर्ती होने वाले कर्मचारियों को पंजाब सरकार के मौजूदा वेतनमान के मुकाबले कम वेतन ही मिलेगा। इस समय पंजाब के कर्मचारियों का वेतन केंद्र सरकार के मुलाजिमों की अपेक्षा अधिक है। ऐसे में उनके मन में ये भी डर बैठा हुआ है कि राज्य सरकार उनके वेतन में भी कटौती कर सकती है। वित्त विभाग पंजाब की तरफ से बीते दिनों पत्र जारी किया गया है कि नई नियुक्तियों के समय अब वेतन पे स्केल केंद्रीय तर्ज पर मिलेगा। पंजाब सरकार द्वारा सेहत विभाग और अन्य विभागों में की जा रही नई भर्ती केंद्रीय वेतनमान के आधार पर करने और अन्य विभागों में भी कोविड-19 की नई हिदायतों का पंजाब और यूटी कर्मचारी पेंशनरों के विरोध किया है। इसके साथ ही अन्य कर्मचारियों ने इस फैसले को अदालत में चुनौती देने का ऐलान भी किया है। उनका कहना है कि यह फैसला तकनीकी आधार पर ठीक नहीं है, क्योंकि पंजाब के कर्मचारी अभी छठे पे कमीशन की रिपोर्ट के इंतजार में हैं, परंतु सरकार के ताज़ा फैसले मुताबिक नई भर्ती होने वाले कर्मचारी पर 7वें पे कमीशन लागू करने की तैयारी में है। ऐसे में कर्मचारी जत्थेबंदियां कैप्टन सरकार खिलाफ डट गई है। ऐसी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।